लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेशन में एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर में क्या क्या आएगा? ब्रोकरेज आएगा, कमीशन आएगा, कॉस्ट ऑफ स्टैम्प आएगा। अगर तुम बिल्डिंग सेल कर रहे हो या फिर लैंड सेल कर रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ सकता है। रजिस्ट्रेशन फी आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अगर ट्रांसफ़र करने के लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ रहा है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस ही आएगा एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र में। अच्छा, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र में एक चीज़ नहीं आएगी, वो है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। अगर तुम लिस्टेड सिक्योरिटीज या फिर लिस्टेड शेयर, लिस्टेड सिक्योरिटीज मीन्स लिस्टेड डिवेंचर, लिस्टेड शेयर। लिस्टेड शेयर मीन्स लिस्टेड शेयर, लिस्टेड सिक्योरिटीज मीन्स लिस्टेड शेयर एंड डिवेंचर। अगर तुम लिस्टेड शेयर डिवेंचर खरीदते हो, उसके बाद बेचते हो, तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स देना पड़ेगा। तो वो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स ये एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर ने एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर में इंक्लूड नहीं होगा। ये एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगर सेल कर रहे हो शेयर और सिक्योरिटीज, तो तुम्हें सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स देना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट को। तो वो जो तुम्हारा सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स है, वो तुम यहाँ पे डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर एज ए एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नहीं क्लेम कर सकते। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, उस दिन ये डिस्कस किए थे लास्ट। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने बताया था उस दिन कि अ, ये चार्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, इसे कैसे समझना है। एक दो इन द फाइनेंशियल ईयर एक दो में अगर किसी एसेट 100 रुपये में खरीदते हो, वही एसेट वही एसेट का वैल्यू ईयर 14-15 में हो जाएगा 240। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है, इसके हिसाब से अगर किसी एसेट तुम फाइनेंशियल ईयर 1-2 में खरीदते हो 100 रुपये में, वही एसेट तुम्हें वही एसेट के लिए तुम्हें देना पड़ेगा इन 2014-15 में 240। तो किसी एसेट का अगर वही सेंस तुम अप्लाई करो जब तुम किसी एसेट बेच रहे हो। अ, अगर किसी एसेट तुम 14-15 में बेच रहे हो, तो सपोज 15 लाख में बेच रहे हो। जब खरीदे थे तब कितने रुपए में खरीदे थे? सपोज 4 लाख में खरीदे थे। तो अगर वही एसेट तुम 14-15 में खरीदते, तो तुम्हें कितना देना पड़ता? 240 देना पड़ता। तो 240 से मल्टीप्लाई करो, और सपोज तुम उसे खरीदे थे 2001-2 में, तो 100 से डिवाइड करो। तो जो कॉस्ट आएगा उसे कहेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा वही माइनस करना होगा 15 लाख से। 15 लाख सेल करके मिला है, ट्रांसफर करके मिला है, ठीक है। तो वही है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में मिलता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में नहीं मिलता है। और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिपेंड करता है किसके ऊपर? कब तक तुम होल्ड किए हो, हाउ मेनी डेज यू हैव होल्ड दिस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट। তার জন্য আগের ভিডিও রয়েছে, দেখে নেবে যে ছিলে না প্রশান্ত মাল।
আচ্ছা, ইন্ডেক্স কস্ট এখানে ফর্মুলা রয়েছে, ইন্ডেক্স কস্ট অফ অ্যাকুইজিশন কিভাবে বের করবে। हाउ वुड यू कैलकुलेट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, उसके साथ CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस ईयर में तुम ट्रांसफर कर रहे हो। एग्जाम्पल अभी दिए थे कि 14-15 में किसी एसेट में सेल कर रहा हूँ, तो CII लेना पड़ेगा। CII लेना पड़ेगा 14-15 का, क्योंकि 14-15 में ट्रांसफर कर रहे हो। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। सो जब तुम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन कर रहे हो, तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ तुम्हें CII मल्टीप्लाई करेगा, हाँ करना पड़ेगा। CII मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कौन सा ईयर का, जिस ईयर में ट्रांसफर कर रहा है उसी ईयर का CII, और जिस ईयर में एक्वायर किए थे उसी ईयर का CII से डिवाइड करना पड़ेगा, उसी ईयर का CII से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले CII लेना पड़ेगा जिस ईयर में ट्रांसफर कर रहे हो, सॉरी जिस ईयर में तुम एक्वायर किए थे, जिस ईयर में तुम एक्वायर किए थे, एक्वायर एक्वायर मीन्स परचेज, परचेज किए थे, उसी ईयर का CII लेना पड़ेगा, लेकर डिवाइड करना पड़ेगा किसको, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस ईयर में ट्रांसफर कर रहे हो। अगर किसी एसेट, ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान दो। अभी जो बोलने वाला हूँ वो उसके ऊपर ध्यान दो कि किसी एसेट अगर 1 अप्रैल 2001 से, अगर किसी एसेट, इफ एनी एसेट, any capital asset, if any capital asset is acquired, is acquired if any capital asset is acquired before, before 1 April 2001, what would be the cost of index, cost, sorry, what would be the cost of acquisition, उसके लिए cost of acquisition क्या होगा, the cost of acquisition, cost of acquisition means cost of purchase। अगर किसी एसेट तुम 1 अप्रैल 2001 से पहले, 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदे थे, उस एसेट के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना पड़ेगा, उस एसेट के लिए उस एसेट के लिए तुम्हें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना पड़ेगा। आंसर इज, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा उस एसेट के लिए, उस एसेट के लिए क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, हायर, हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो, और फेयर मार्केट वैल्यू, उसी एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू देखना पड़ेगा। फेयर, फेयर मार्केट वैल्यू देखना पड़ेगा कौन सा डेट पर, ये पर्टिकुलर किसी डेट पर ही होगा, एज ऑन 1 अप्रैल 2001। तो किसी कैपिटल एसेट अगर 1 अप्रैल 2001 से एक्वायर किया जाता है, 1 अप्रैल 2001, इस डेट से पहले अगर किसी एसेट एक्वायर किया जाता है, कैपिटल एसेट, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
क्या माना जाएगा, उसके लिए, उस एसेट के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा। उस एसेट के लिए जो एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर किया गया है, उस एसेट के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उस एसेट को एक्चुअली कितने में एक्वायर किया गया था, वो अमाउंट लो, और एक अमाउंट लो फेयर वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 इस डेट पर उस एसेट का फेयर वैल्यू क्या है, ये दोनों में से जो हायर होगा उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। ठीक है। जब तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हो, अगर किसी एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर किया गया है, तो उस एसेट के लिए तुम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअली कितने में एक्वायर किया गया था, एंड फेयर वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, दोनों में से जो हायर है उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा, उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानना पड़ेगा कैपिटल गेन कैलकुलेशन के लिए, और उसे इंडेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंडेक्स में तो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो अभी देखा है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये फार्मूला अप्लाई करके, जो फार्मूला है। अच्छा, उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का जो फार्मूला है, इम्प्रूवमेंट कॉस्ट लेना पड़ेगा, उसे इंडेक्स CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस ईयर में ट्रांसफर कर रहे हो उसी ईयर का CII से मल्टीप्लाई करो, और जिस ईयर में इम्प्रूवमेंट किए थे, इम्प्रूवमेंट मतलब क्या, इम्प्रूवमेंट मतलब सपोज तुम एक लैंड खरीदे हो, लैंड खरीदने के बाद कुछ उसे फिलअप किए हो, उसका जो लैंड लैंड में तुम क्या किए हो, मिट्टी मिट्टी डालकर उसे इसका थोड़ा, मरम्मत की जा हाँ हाँ, सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद बिल्डिंग के केस में, अगर तुम एक बिल्डिंग खरीद कर और एक फ्लोर इंक्रीज किए हो, या फिर साइड में थोड़ा इंक्रीज किए हो, एक कुछ भी बनाया है, तो वो इम्प्रूवमेंट है। तो उसे इंडेक्स में कन्वर्ट करोगे तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेना पड़ेगा, उसके साथ जिस ईयर में ट्रांसफ़र किए उसी ईयर का CII ले लो, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और जिस ईयर में तुम इम्प्रूवमेंट किए थे उसी ईयर का CII ले लो, उ- उससे डिवाइड करो, उससे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के डिवाइड करो। अच्छा, ऐसे करके तुम्हें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना होगा। अच्छा, यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्प्रूवमेंट बिफोर 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर इम्प्रूवमेंट किया गया है तो उसे इग्नोर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इग्नोर, मतलब उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर किसी कैपिटल एसेट को तुम इम्प्रूव किए हो, कौन से डेट से पहले, किसी कैपिटल एसेट को इम्प्रूव किए हो कौन से डेट से पहले, 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बिफोर 1 अप्रैल 2001, इसे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बिफोर 1 अप्रैल 2001, इसे करना पड़ेगा इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर करना पड़ेगा, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, उस अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा,
प्रॉब्लम है देखो, ये ऑलरेडी सॉल्व है, इसे देख लो। उसके बाद देखेंगे जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है उसे देखेंगे। ये सॉल्व है, इसे देख लो। मिस्टर पिंटो परचेज हाउस, कब परचेज किया है? 10 नवंबर। 15 नवंबर 1996। अच्छा, पेमेंट किए है 10,000, किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए। तो टोटल टोटल जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए टोटल जो कॉस्ट हुआ है, कॉस्ट इनकर्ड किया गया है, वो है वन वन लाख लाख टेन थाउजेंड 1,10,000। वो कौन से डेट से पहले? कौन से डेट से पहले? कौन सा डेट से पहले? यहाँ पे देखो, 1 अप्रैल 2001। मिस्टर पिंटो जो हाउस एक्वायर की है, अ, उस हाउस का जो एक्विजिशन डेट है वो 1 अप्रैल 2001 से पहले है, पहले का डेट है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना पड़ेगा? कैपिटल गेन कैलकुलेशन के लिए, जब तुम कैपिटल गेन कैलकुलेशन कर रहे हो तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में से जो हायर है, कौन सा डेट पर फेयर मार्केट वैल्यू? 1 अप्रैल 2001, इस डेट पर। तो यहाँ पे मिस्टर पिंटो के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख है। और फेयर मार्केट वैल्यू, उसी प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू देखो तो 1 अप्रैल 2001 पर उसी हाउस प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? 1 अप्रैल 2001 पर कहीं लिखा है? देखो तो, कहीं लिखा है? कहाँ पर लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू उसी हाउस प्रॉपर्टी का 1 अप्रैल 2001? लाइन है सर, 2 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू उसी हाउस प्रॉपर्टी का, उसी हाउस का 1 अप्रैल 2001 में कितना है? 2 लाख। तो 1 लाख 2 लाख दोनों में से कौन सा हायर है? 2 लाख। तो 2 लाख तुम क्या कंसिडर करोगे? कॉस्ट ऑफ क्या कंसिडर करोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तुम कंसिडर करोगे, ठीक है। उसके बाद तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना कंसिडर किया जाएगा? 2 लाख कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख है एज ऑन 1 अप्रैल 2001। और जो हाउस प्रॉपर्टी तुम एक्वायर किए थे उसका कॉस्ट है 1,10,000, ठीक है। दोनों में से हायर। अच्छा, इसके बाद देखो, ही स्पेंड फॉर 50,000, 50,000 टेंथ मार्च 2000 इस डेट पर इम्प्रूव किया गया है। इम्प्रूवमेंट के लिए खर्चा कितना हुआ है? 50,000 खर्चा हुआ है ना। क्या ये कंसिडर किया जाएगा? क्या ये कंसिडर किया जाएगा? इम्प्रूवमेंट का जो कॉस्ट है, क्या ये कंसिडर किया जाएगा? मतलब जब तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे, क्या इसे तुम वहाँ क्लेम कर सकते हो? क्या वहाँ पे जाके माइनस कर सकते हो? 50,000 का जो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट है, इसे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये जो 50,000 है, जो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट तुम इनकार किए हो 1 अप्रैल 2000 10 मार्च 2002 इस डेट पर, 10 मार्च 2002, 2000 ओनली 2000, 1 मार्च 2000, 10 मार्च 2000, 10 मार्च 2000 इस डेट पर जो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट है, इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि रूल में लिखा है, जो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट इनकार किया गया है 1 अप्रैल 2001 इस डेट से पहले,
इसे क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। तो तुम 50,000 ये जो इम्प्रूव किए हो इसका बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि एज पर रूल। अच्छा, 80,000 इनकार किया गया है कब, 15 जून 2018। इसका बेनिफिट ले सकते हो कि नहीं ले सकते, ले सकते हो, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2001 के बाद है। 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर इम्प्रूवमेंट कॉस्ट है, इम्प्रूव किए हो कभी, इम्प्रूवमेंट के लिए खर्चा हुआ है, तो उसका बेनिफिट नहीं ले सकते जब तुम कैपिटल गेन कैलकुलेशन कर रहे हो। अच्छा, तो 80,000 का बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी सेल किया गया है 28 अक्टूबर 2018, मतलब 2018-19 इस ईयर में। तो तुम्हें जो इंडेक्स लेना पड़ेगा, कौन सा ईयर का लेना पड़ेगा, कौन सा ईयर में ट्रांसफर किए हो, 18-19 में। जो तुम्हारा सी आई आई हुआ, सी आई आई ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, कौन सा ईयर का सी आई आई होगा, 2018-19 का। ब्रोकरेज पे की हो 2%, जो सेल वैल्यू था उसके ऊपर ब्रोकरेज सेल किए हो 30 लाख, सेल किए हो, सेल किया गया है, मिस्टर पिंटो सेल की है 30 लाख में। तो ब्रोकरेज 30 लाख के ऊपर तुम्हें कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। अच्छा देख लो, तो फॉर्मेट में फर्स्ट क्या लिखा है, फॉर्मेट में फर्स्ट क्या लिखा है, कैलकुलेट। अच्छा, ये कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, फर्स्ट डिसाइड करो। लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, कौन सा फॉर्मेट फॉलो करोगे, लॉन्ग टर्म है, क्योंकि लैंड बिल्डिंग कितने मंथ से ज़्यादा अगर होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म एसेट होगा। बोलो, लैंड बिल्डिंग के केस में कितने मंथ से ज़्यादा होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म एसेट होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इनकम Sir, टैक्स के हिसाब 24 months. से 24 मंथ्स। और यहाँ पे तो 96 1996 में एक्वायर किया गया था। तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस होगा। तो इसी फॉर्मेट फॉलो करना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में फॉर्मेट में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, 30 लाख है, 30 लाख ले लो। 30 लाख के बाद क्या है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र में क्या क्या आएगा, ब्रोकरेज, कमीशन, कॉस्ट ऑफ स्टैम्प, इतना सारा आएगा, रजिस्ट्रेशन फी, ये सब आएगा। तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र में यहाँ पर है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज है ना 2%। तो मिस्टर पिंटो 2% ब्रोकरेज पे किए है, तो 2% ऑफ 30 लाख ले लो, 60,000। तो नेट कंसिडरेशन, नेट जो अमाउंट मिला है कमीशन पे करने के, ब्रोकरेज पे करने के बाद, इतना। उससे क्या करना होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन कितना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अभी मैंने बताया है 1 लाख 2 लाख, दोनों में से जो हायर होगा, 1 लाख, 1 लाख एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और 2 लाख जो है वो क्या है, वो फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू है, दोनों में से जो हायर होगा उसी को लेना पड़ेगा। कौन सा एसेट के लिए, जो एसेट 1 अप्रैल 2001 से इस डेट से पहले खरीदा गया है, इस डेट से पहले जो एसेट खरीदा गया है उसी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐसे ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लोगे, 2 लाख ही लोगे, 1,10,000 नहीं, 2 लाख ही लोगे। अच्छा, यहाँ पे 1 लाख कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट था, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो था 1,10,000 था, और फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख, दोनों में से हायर है 2 लाख, तो हायर 2 लाख ही लेना पड़ेगा।
उससे मल्टीप्लाई करो इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। इंडेक्स जिस ईयर में ट्रांसफर किया उस ईयर का इंडेक्स है 1819। 1819 में इंडेक्स है 280। यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक में लिखा है 2018-19 में जो है, राइट। सर हम लोग के बुक में 289 दिया है। हाँ, तुम्हारा ईयर कौन सा है? ईयर अलग होगा। 1819 1819 का दिया है 289। 289 नहीं नहीं, 289 नहीं, 280 होगा। और फिर ना 2021 का दिया है 301। अच्छा, तुम्हारा अगर अपडेटेड है तो तुम्हें अपडेटेड हिसाब, अपडेटेड जो ईयर है उसके हिसाब से करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है उसके हिसाब से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 1819 में 280 है तुम्हारे पास। उस बुक में क्या लिखा है? 289। 89 तो नहीं हुआ, गूगल में देख लेते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 1819 में कितना है देखो, 280 तो है ना। जिस ईयर में ट्रांसफर किया गया है वो ईयर कौन सा है? 1819 है, ठीक है। मेरे हिसाब से देखो, मेरा यहाँ पे जो बुक है उसके हिसाब से देखो। यहाँ पे जो बुक है, अ, यहाँ पे देखो कब ट्रांसफर किया गया है। ट्रांसफर किया ही सोल्ड हाउस, कब ट्रांसफर किया है? 28। 2018। हाँ, तो ये कौन सा ईयर में आ रहा है? 1819। तो 280 से मल्टीप्लाई होगा। सीसीआई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कौन सा ईयर का? जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है उस ईयर का सीसीआई लेना पड़ेगा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कंसिडर किए थे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कंसिडर किए थे? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो हायर है, दोनों में से हायर कौन सा था? 2 लाख। दैट मीन्स तुम कंसिडर किए थे क्या? एक्चुअली जो कंसिडर हुआ था वो कंसिडर हुआ था फेयर मार्केट वैल्यू। तो फेयर मार्केट वैल्यू के यहाँ पे क्या माना गया? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना गया, क्योंकि वो एसेट कौन सा डेट से पहले परचेज किया गया था? 1 अप्रैल 2001 से पहले। तो अगर किसी एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किया जाता है तो उस एसेट के लिए तुम डिनोमिनेटर में क्या लोगे? मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या लोगे? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स तुम लोगे 2001 में जो 2001 में जो CII है उसी को लेना पड़ेगा। जो एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा गया है उस एसेट के लिए तुम कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स लोगे 2001-2 में जितना कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स था, 100 ही है तो ही लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, एक्चुअली एसेट कब खरीदा गया था? एक्चुअली एसेट खरीदा गया था 10 नवंबर। एक्चुअली एसेट खरीदा गया था 10 नवंबर 1996। 10 नवंबर 1996 मतलब कौन सा ईयर आ रहा है? जिस ईयर में एक्चुअली खरीदा गया था वो ईयर आ रहा है 1996 टू 17। 1996 टू 17
97, 1996 to 97 ये एक्चुअली ईयर है जिसमें एसेट खरीदा गया था। देखो तो उस ईयर का इंडेक्स है क्या, उस ईयर का इंडेक्स है क्या, देखो तो उस ईयर का इंडेक्स है क्या, इंडेक्स नहीं है ना, इंडेक्स नहीं है ना। अगर तुम तुम्हारा इंडेक्स नहीं दिया हुआ है मतलब इंडेक्स नहीं है, जिस ईयर में खरीदे थे उस ईयर में उस ईयर का इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स कब से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 2001-2 से, 1-2 से स्टार्ट हो रहा है। तो तुम कौन सा इंडेक्स से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, तुम कौन सा इंडेक्स से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई तो करोगे वो जो जिस ईयर में ट्रांसफर की हो उस ईयर का CII से मल्टीप्लाई करोगे, जिस ईयर में ट्रांसफर कर रहे हो उसी ईयर का CII से। डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करोगे फर्स्ट 2001-2 इस ईयर का CCI से, CII से, क्योंकि उससे पहले तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स है ही नहीं, उससे पहले तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है नहीं, तो तुम कैसे डिवाइड करोगे, इसीलिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना पड़ेगा वो तो मैंने बताया, हायर ऑफ लेना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडरस्टूड। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट दो था, एक 50 लाख का और था 50,000 का और था 80,000 का। दो इम्प्रूवमेंट था, एक था 50,000 का और एक था 80,000 का। 50,000 का जो इम्प्रूवमेंट है वो तो 1 अप्रैल 2001 से पहले किया गया है। कब, डेट देखो, डेट कब है, 10 मार्च 2000 है, 10 मार्च 2000 है। फर्स्ट इम्प्रूवमेंट जो है वो तो 1 अप्रैल 2001 से किया गया है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। और जो 80,000 है वो 2008-9 में किया गया है, तो वो तो कंसिडर हो जाएगा। ले लो 280 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो 137। 137 कौन सा ईयर का इंडेक्स है, इम्प्रूवमेंट कौन सा ईयर में हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है 2008-9 में। ये जो इंडेक्स है 137 ये जिस ईयर में इम्प्रूवमेंट किया गया था उसी ईयर का है, 2008-9 में, 8-9 में देखो। ठीक है, अच्छा। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मिला के इतना हो रहा है। और अच्छा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोनों मिला के इतना बन रहा है। नेट कंसिडरेशन से माइनस करोगे तो वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज तुम्हें याद रखना होगा। क्या रखना होगा कि किसी एसेट अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर किया जाता है तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा दोनों में से हायर, दोनों में से हायर। फर्स्ट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअली कितने में एक्वायर किया गया था, और दूसरा है शेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। दोनों में से जो हायर है उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा। इन आवर गिवन केस, इन आवर गिवन एग्जाम्पल हमने क्या कंसिडर किए है, हमने देखा था कि पिंटो जो एसेट एक्वायर किया था वो 1,10,000 में एक्वायर किया था। उसका डेट था, जिस डेट पर एक्वायर किया था वो 10 नवंबर 1996 था,
जो कि 1 अप्रैल 2001 से पहले था, इसीलिए हमने 1,10,000 एंड फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में से हायर कंसिडर किया है 2 लाख। और जो इंडेक्सेशन कंसिडर किया गया है, इंडेक्सेशन जो कंसिडर किया गया है वो 1 अप्रैल 2001 उस डेट पर मतलब उस ईयर में जो इंडेक्सेशन दिया हुआ है, इंडेक्सेशन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, उसी को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि उससे पहले तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ नहीं, क्योंकि उससे पहले कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये ऑलरेडी सॉल्व था, अंडरस्टूड। बुद्धो, संदीप, अंडरस्टूड क्यों? जी सर। ठीक है। यस सर। প্রমিত বুঝতে পেরেছো? প্রমিত, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। अच्छा, तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं है, तो सॉल्व कर लेते हैं, छोटा प्रॉब्लम है। छोटे अच्छा, मिस्टर भुवन, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर भुवन, असाइनमेंट नंबर 1, in the books of Mr. Bhuvan, computation of लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म पहले देख लो, उसके बाद लिखो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म ही होगा, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म देख लो। बिल्डिंग परचेज किया गया था इस डेट पर 20 लाख में। अच्छा, ये इनकट किया गया था। अच्छा, ये डेट थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इसे कर दो 11 कर दो। अच्छा संदीप, तुम्हारा बुक में कितना, ये जो डेट है वो क्या है, देखो तो। सेकंड जो डेट है 2001 ही है और दूसरा है 2020। 2020, ये जो परचेज का डेट क्या है, 2009 है। परचेज का नहीं सर, परचेज 2001 ही है। अच्छा, अच्छा, ये पहला वाला बता रहे हैं। ओ हाँ सर, वो 2009। ये 2009 है, और ये कौन सा है, ये जो मैंने काट के किया हाँ, ये 2011 2001 है। वन ही है। जी सर। अच्छा, अच्छा, तो इसे छोड़ो, इसे ऐसे ही रहने दो। जी सर। तो भुवन ने परचेज किया है 20 लाख में। ठीक है, भुवन ने परचेज किया है 20 लाख में, और परचेज से पहले, परचेज का जो डेट है जिससे वो परचेज किया है, जिससे मिस्टर भुवन ने परचेज किया है, उसने
फर्स्ट अगस्त को खर्चा किया है 5 लाख। किसके लिए? एक न्यू फ्लोर ऐड करने के लिए, एक न्यू फ्लोर ऐड करने के लिए, ठीक है। बिल्डिंग में नया फ्लोर बनाने के लिए वो खर्चा किया था 2001 में। लेकिन भुवन ने खरीदा है कितने रुपए में? 20 लाख 2001 2009 में। 2009 में भुवन ने, अच्छा ये कौन सा ईयर आ रहा है कंप्लीटली बोलो तो? कौन सा ईयर आ रहा है? 2008 9 8 9 आ रहा है ना? भुवन ने 2008 9 में 20 लाख में खरीदा है। उससे पहले जिस ओनर से उसने खरीदा है, वो 1 अगस्त 2001 इस डेट पर 5 लाख खर्चा किया है। खर्चा करके एक फ्लोर ऐड किया है। अच्छा, भुवन ने क्या किया है? भुवन ने, अच्छा यहाँ पे एक्चुअली ये सेंटेंस गलत है। ही इनकार्ड मतलब ये 2001 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसे थोड़ा चेंज कर दो। ये 2001 नहीं हो सकता है क्योंकि ये 11 ही होना चाहिए। ये 11 ही होना चाहिए, 2011 होना चाहिए, क्योंकि वो 2008-9 में खरीदने के बाद वो तो 2001 में खर्चा नहीं कर सकता है ना। अगर तुम किसी एसेट 2008-9 में खरीदते हो, तुम उसके लिए खर्चा कब करोगे? 2008-9 के बाद करोगे। उससे पहले की खर्चा कर सकते हो क्या? बोलो। नहीं सर। हाँ वही तो है यहाँ पे। 8-9 में अगर खरीदते हो, उसके बाद ही तुम खर्चा कर सकते हो उसके लिए, उस एसेट के लिए। उससे पहले तो नहीं कर सकते ना। उससे पहले तुम नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे जो डेट है, ये डेट थोड़ा गलत है। इसे 2001 का 1 की जगह तुम 2011 कर दो, 2011 कर दो। तो 2008-9 में 20 लाख खर्चा किया है। उसके बाद 2011, ये पूरा डेट बोलो, पूरा ईयर बोलो। पूरा ईयर कौन सा आएगा? पूरा ईयर 2010 टू 11 होगा ना? नहीं नहीं, 2011 नहीं, 10 टू 11 नहीं। कौन सा आएगा? 2011 टू 12। 2011-12 में 5 लाख स्पेंड करके, 5 लाख खर्चा करके और एक फ्लोर ऐड किया है। बिल्डिंग सेल किया गया है 18-19 में 50 लाख में, और ब्रोकरेज पे किया गया है 1 लाख, ठीक है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोलो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 लाख। 50 लाख। ब्रोकरेज लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर लिखो। ब्रोकरेज 49 लाख। ये क्या है? 49 लाख नेट कंसिडरेशन है। नेट कंसिडरेशन है 49 लाख। उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख है। जी सर। इसे डिवाइड करोगे, अच्छा मल्टीप्लाई करोगे जिस ईयर में ट्रांसफर कर रहे हो उस ईयर का CCI,
जिस ईयर में ट्रांसफर 18-19 में ट्रांसफर कर रहे हो उसी ईयर का CCI कितना है? 137 137 नहीं, 280। अरे 18-19 में 18 18-19 में तो मेरे बुक के हिसाब से, ठीक है, 18-19 में 280। और डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड करोगे जिस ईयर में एक्वायर किया गया था उसी ईयर का इंडेक्स, उसी ईयर का इंडेक्स 2008-9 में 2008-9 में इंडेक्स क्या है? 137। 137। 130 अच्छा, इसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ले लो। इम्प्रूवमेंट कॉस्ट कितना है? इम्प्रूवमेंट 5 लाख से किया गया है ना, 5 लाख इम्प्रूव किया गया है ना एक फ्लोर ऐड करने के लिए। 5 लाख कब इनकर किया गया है, कौन सा ईयर के? 2011-12 11-12 में 11-12 का 184 184। तो मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करके ऐड करके कितना टोटल आ रहा है? टोटल इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आ रहा है? टोटल इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इम्प्रूवमेंट दोनों मिला के 48 461 48 अच्छा अच्छा 48 461 48 49 लाख से माइनस करो नेट कंसिडरेशन। 461 माइनस करोगे तो मिलेगा 51,539। ये क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन है। कितना गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से एक्सपेंशन ट्रांसफर माइनस करो नेट कंसिडरेशन से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करो तो मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। कौन सा प्रॉब्लम? असाइनमेंट नंबर 1। उसके बाद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट डे में असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 2। उसके बाद वेरियस सेक्शन है, एग्जाम्सन का सेक्शन, वो डिस्कस करेंगे। 54 में क्या एग्जाम्सन मिलेगा? यहाँ पे एग्जाम्सन लिखा है ना, मेन फॉर्मेट में देखो, मेन फॉर्मेट में जो एग्जाम्सन है ये डिस्कस करेंगे। एग्जाम्सन कौन सा सेक्शन में कितना छूट मिलेगा।
तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछो, ना तो यहीं पे एंड करूँगा। कुछ पूछना नहीं है। तो संदीप और बुद्धदेव, तुम उस आईडी से ज्वाइन करो। जी सर। ठीक है।